अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है मॉडल पेपर सॉल्व करना है फ़िज़िक्स का। लेकिन इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ वो सुन लें कि आपने अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी थी कि पेपर जो है वो इस बार आपका पूरा बुक से नहीं आएगा। मतलब जो बुक में क्वेश्चन सिर्फ एज इट इज़ वो नहीं आ जाएंगे, बल्कि जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एक्यूरेट बुक वाले नहीं आएंगे। ये सुनी थी ये न्यूज़। तो इस मॉडल पेपर में वो चीज़ साफ़ तरह से नज़र आ रही है। तमाम क्वेश्चंस ऐसे नहीं आए हैं जो कि डायरेक्ट बुक से आ गए हों, बल्कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बुक भी हैं। जब वो मैं कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बेशक वीडियो थोड़ी बोरिंग होगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी। मैं भी तो खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ ना, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ाई को टाइम दें। यहाँ पर चीज़ें पढ़ें, सीखें। मैं आपको बता दूँ कि ज़िंदगी में कोई भी आपको जो है वो आगे नहीं ले जा सकता सिर्फ आपके अलावा। आपकी मेहनत ही आपको कुछ बना सकती है। कभी ज़िंदगी में ये सुना है कि उसके भाई ने डॉक्टरी पढ़ी थी इसलिए आज वो भी डॉक्टर है? कभी ये सुना है कि उसके भाई जो है वो बिजनेसमैन था तो इसलिए ये भी बिजनेसमैन है? उसके भाई ने इंजीनियरिंग की थी तो ये भी इंजीनियर बन गया है? ऐसा नहीं होता ना। आपको खुद इंजीनियरिंग करनी पड़ती है अगर इंजीनियर बनना है, खुद डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी पढ़नी पड़ती है ना, मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है। तो याद रखना, आज अगर आप लोग इस चीज़ को टाइम नहीं देंगे तो आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद सिर्फ आप पछता सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कोशिश करें, अभी जो टाइम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें। मैं तमाम जो आपको पढ़ाता हूँ वो कॉन्सेप्ट पे पढ़ाता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि ये सवाल याद कर लेना, वो सवाल याद कर लेना, कभी नहीं बोला। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पढ़ लो। ज़िंदगी में जो भी चाहिए आपको आपकी मेहनत से ही मिलेगा। वक्त ज़रूर लगेगा, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनना है। अगर पढ़ाई के अलावा कोई और ज़रिया होता कामयाब बनने का तो मैं भी उसी तरीक़ों को फॉलो करता, उसी रास्ते को फॉलो करके कामयाब बन जाता। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका कामयाब बनने का पढ़ाई है, तालीम है, और हर चीज़ के लिए तालीम ज़रूरी है। तो पढ़ लीजिए, सीख लीजिए ताकि आगे बढ़ जाएँ। चलें अब आ जाएँ, बात हो गई पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पर, अब आप पढ़ लेते हैं। क्लास 10th न्यू फिज़िक्स बुक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, फिर सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने एज इट इज़ सॉल्व कर दिए हैं, तो वो आपको साइड में चलते हुए नज़र आ जाएंगे। मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका MCQs का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको MCQs गिवन नहीं है। 2023 अभी 2 दिन पहले ही ये मॉडल पेपर आया है, तो याद रखना MCQs आपको इस मॉडल पेपर में गिवन नहीं है, ठीक है। वो गिवन नहीं है क्योंकि फिर इसकी लेंथ बढ़ जाती मॉडल पेपर की। लेकिन MCQs जो पेपर में आएंगे वो 12 आएंगे, ठीक है। तो टोटल चैप्टर आपके पास 11 हैं, 10 से लेकर 20 तक हैं, तो उसमें से ही MCQs आपको 10 चैप्टर हैं तो उसमें से MCQs आपको आ जाएंगे 12, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही मेंशन करूँगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs का है, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अच्छा, व्हाट इज़ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या है? ये क्वेश्चन तो बुक का ही है। राइट इट्स 2 टाइप्स, ये क्वेश्चन बुक का नहीं है। ये टॉपिक बुक में ज़रूर पढ़ाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में नहीं गिवन था आप लोगों को। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वेव फ्रंट बताना है क्या होता है, जो इमेजनरी लाइन्स होती हैं वो, और उसकी टाइप्स बतानी है। अच्छा, तो मैंने एक PDF भी क्रिएट किया है इसका, मैं उस PDF से ही आपको कराऊँगा क्योंकि मैंने पहले खुद सॉल्व किया मॉडल पेपर आपको कराने से पहले। अच्छा, तो यहाँ पर आप कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर बराबर में चल रहा होगा, पढ़ लेना, मतलब इसको लिख लेना। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन और अ वेव डैट जॉइंस ऑल पॉइंट्स डैट आर इन द सेम फेज। तो ये एक इमेजनरी लाइन होती है और तमाम जो पॉइंट्स होते हैं सेम फेज में उसको ज्वाइन करती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये आपके पास एक लाइन बन रही है, तो ये एक इमेजनरी लाइन है, ठीक है। ये एक सोर्स है आपका, एक बल्ब है जिधर से लाइट आ रही है, ठीक है। तो उसके सामने आपके पास क्या बनता है, वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। इसको आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये एक इमेजनरी लाइन बनाई जाती है ताकि जो सोर्स से लाइट आ रही है उसको स्टडी किया जा सके। अब इसकी टाइप्स भी पूछी गई हैं, टाइप्स नीचे ही लिख दी हैं मैंने। 3 टाइप्स हैं इसकी, प्लेन वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लेकिन आपको जो पढ़ाया गया है वो पढ़ाए गए हैं सर्कुलर वेव फ्रंट, तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट सर्कुलर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा,
उसके बाद आपसे पूछ लिया गया है राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन साउंड एंड नॉइस। ये क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है आपके पास, ठीक है, चाहे तो आप ढूंढ लीजिएगा। अब देखें आउट आ गया है क्वेश्चन, लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट लिया है साउंड और नॉइस का तो फिर आप खुद भी इसे लिख सकते हैं ईजिली। क्या है, अभी अगर मैं यहाँ पर शोर करना शुरू कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल इस माइक को यूँ बार बार करना शुरू कर दूँ, तो ये क्या पैदा हो गया आपके पास, नॉइस। यानी नॉइज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे हमें अच्छी नहीं लगती ना किसी की बुरी बात, इसी तरह से हमें अच्छी नहीं लगती है किसी की मतलब शोर करना। तो नॉइस यानी शोर करना, साउंड जो कि आपको अच्छे लगते हैं और आपको समझने में आसानी होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं साउंड क्रिएट कर रहा हूँ, नॉइस क्रिएट नहीं कर रहा। अगर मैं नॉइस क्रिएट करता तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो एक अनप्लेजर थिंग है, उसमें कोई भी चीज़ सिमेट्रिकल नहीं होती है, उसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता नॉइस में। साउंड में पैटर्न होता है। तो कहते हैं ना जितना अच्छा साउंड होगा उतना अच्छा समझ में आएगा, तो उसी को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंसेस मैंने इसके भी लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज द कॉन्टीन्यूअस वाइब्रेशन दैट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा, बेसिक बात है फिज़िक्स में कि साउंड में आपके पास कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होती है, यानी इसकी वेव एक सिमेट्रिकल होती है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे एक वेव पैदा हुई है, ये मैं बना रहा हूँ वैसे समझाने के लिए, ठीक है, ये नहीं बोलिएगा कि ये सर आप ट्रांसफ़र वेव बना रहे हैं, एक समझाने के लिए। अगर इस तरह की एक वेव पैदा हुई है तो अगली वेव भी इसी तरह की पैदा होगी, ये साउंड की खुसूसियत है। अब अगर नॉइस होगी, नॉइस, तो एक वेव ऐसे पैदा हो गई, ठीक है, एक वेव ऐसे पैदा हो गई, तो ये कोई इसमें सिमेट्रिक चीज़ नहीं होती है नॉइस के अंदर, लेकिन साउंड की वेव एक सिमेट्रिक होती है। तो इसीलिए उसको समझना और उसको सुनना आसान होता है, नॉइस हमारे को अच्छी नहीं लगती है। साउंड हैज़ अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन द हेल्थ। अब आपने देखा होगा कि साउंड से मतलब म्यूज़िक से, बेसिकली म्यूज़िक से मुराद यहाँ पर मेरा वो वाला म्यूज़िक नहीं है। म्यूज़िक से मुराद यानी अगर कोई अच्छी आवाज़ में नात पढ़ सकता है, वो म्यूज़िक नहीं है। अगर कोई अच्छी आवाज़ में नात पढ़ सकता है तो आपको अच्छी लगती है ना उसकी नात सुनना, और फिर आपको एक अच्छा जो है वो एहसास होता है अपने अंदर, और आपको उसकी आवाज़ भी अच्छी लगती है, उसके कलाम भी अच्छे लगते हैं, और उसका जो नात पढ़ना होता है वो भी पसंद आ रहा होता है ना। यानी एक तबीयत में अच्छापन हो जाता है, एक तबीयत खुश हो जाती है नात सुनकर या मन का बत सुनकर, तो या हम सुनकर। लेकिन जब कोई नॉइस करता है, शोर करता है, कोई बार बार दीवार पे मुक्के मारता है, कोई बार बार जो है वो बोर्ड पे मुक्के मारे या कोई पतीला पीटे, तो आपको बुरा लगने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, यानी तबीयत ख़राब होने लगती है ना। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। साउंड कैरीज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन एज इट्स ऑडिएबल, यानी पॉजिटिव होता है साउंड, आपके पास एक पॉजिटिव चीज़ होती है, आपको एक अच्छा एहसास कराती है। इसी तरह नॉइस नेगेटिव होता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, चौथा क्वेश्चन अब आ गया हमारा। अच्छा, व्हाट आर रेडियो वेव? रेडियो वेव क्या होती है, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। हाउ रेडियो वेव आर प्रोड्यूस, रेडियो वेव कैसे पैदा होती है। राइट इट्स वन यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या कि एक जगह से दूर तक दूसरी जगह सिग्नल भेज देना, ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन है। तो रेडियो वेव is generated by a transmitter and then detected by a receiver। तो रेडियो वेव ट्रांसमीटर के ज़रिए से पैदा होती है, ट्रांसमीटर यानी एंटीना के ज़रिए से पैदा होती है। और रेडियो वेव का फिर आगे भी बताया हुआ है। अब डायरेक्ट यूज़ पे बात कर लेते हैं कि रेडियो वेव का जो सबसे ज़बरदस्त यूज़ होता है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन में होता है। मतलब जैसे लाइव मैच देखते हो PSL का या कोई भी क्रिकेट मैच हो, तो उसके अंदर ये रेडियो वेव के सिग्नल भेजे जा रहे होते हैं स्टेडियम से सैटेलाइट को, और फिर वहाँ से आपको जो है वो टीवी में आता है सब कुछ। तो रेडियो वेव वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट सुना ही होगा आई होप। तो ये है, न्यूमेरिकल जो है वो बहुत मुश्किल हैं इसके, शुरू के 2-3, बाकी तो आसान है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा रेडियो वेव से था। पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डज अ प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? देखो भाई, अगर प्रोटॉन जब डिस्कवर किया जा रहा था ना, तो अगर उसको कह देते नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता आज। तो जब डिस्कवरी हो रही थी ना चीज़ की, तो उस वक्त ही इसको पॉजिटिव कन्वेंशन दे दी गई थी।
फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अली, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है, आपका नाम है अली, लेकिन आपका नाम जब रखा जा रहा था अली नहीं रखते, बासित रख देते, तो आज आपका नाम अली नहीं बासित होता ना। तो बिल्कुल वैसे ही जब ये डिस्कवर हुए थे तो उस वक्त इसे पॉजिटिव चार्ज कह दिया गया था, तो पॉजिटिव कन्वेंशन दे दी गई थी, तो अब जब तक ये पॉजिटिव चलता हुआ आ रहा है। हाँ, फील्ड में ये जो है वो नेगेटिव की तरफ जाता है इसलिए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जब फील्ड को पोलराइज किया जा रहा था, जब फील्ड को कन्वेंशन दी जा रही थी, तो उस वक्त अगर उसको पॉजिटिव कह देते तो इसको नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो जब इसका नाम रखा जा रहा था तो उसी वक्त नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया था, तो अब ये पॉजिटिव है। और भी इसकी एक लॉजिक है, लेकिन सबसे अच्छा लॉजिक इसका यही है, अ प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अ जस्ट अ कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है, यानी ये एक इसको पहचानने का तरीका है। इट इज़ नॉट द यूजुअल पॉजिटिव, ये कोई ऐसा यूजुअल पॉजिटिव नहीं है जैसे चांद सूरज, ऐसा कोई यूजुअल पॉजिटिव नहीं है ये। यू थिंक अबाउट, वी फाउंड आउट द देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस के 3 काइंड है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव आपका प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, और न्यूट्रल आपका जो है वो गामा रेस हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बड़े चलते हैं, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी कराने हैं आपको मैंने, तो वो भी करता है। राइट डाउन एनी 3 डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ होता है, लेकिन ये जो है वो अंदर लगा हुआ होता है चीज़ों के, तो आप लोग उसे खोल के नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए आपको ट्रांसफार्मर के डेली लाइफ यूजेस बहुत कम पता है। हाँ, आपके इलाके में जो लगा है वो तो आपको पता है कि भाई ये ट्रांसफार्मर है, लेकिन जो वैसे बैटरी में मतलब जो कि आपके अडोप्टर में लगे होते हैं, चार्जर के अडोप्टर में, जो आपके जो है वो फ़ैन में लगे होते हैं, फ़ैन में नहीं होता, फ़ैन में तो वो होता है कैपेसिटर, जो आपके स्टेबलाइज़र में लगे होते हैं, जो आपके एयर कंडीशनर में लगे हुए होते हैं, उन्हें आप देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए शायद आपको उसका नहीं पता होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो उसमें वो है आपका एक चार्जर। अगर आप चार्जर खोल के देखो तो आपको नज़र आ जाएगा ट्रांसफार्मर, लेकिन खोलना मत, वरना फिर 150-200 रुपये का नुकसान हो जाएगा, नया ख़रीदना पड़ेगा, तो बल्कि महंगा आ रहा होगा, 500-600 का आ रहा होगा अच्छा वाला। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एयर कंडीशनर, यानी जो घर में एसी लगे हुए होते हैं उसमें भी होता है ट्रांसफार्मर, और स्टेबलाइज़र वो भी एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज़ अ वेरी क्रूशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ यूज इन फॉलोइंग फील्ड इन डेली लाइफ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन का जवाब 5-6 लाइनों में आ रहा है तो आप उसको एक पेज पे लेके जाओ, अच्छी सी हेडिंग डालकर 5-6 लाइन में लिख देना। हेडिंग्स यहाँ पर मैंने कुछ डाली हैं, कुछ नहीं, हेडिंग्स आप बनाइएगा खुद, ठीक है। वाई डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है भाई? स्टोरेज डिवाइस में आप क्या क्या सेव करके रखते हैं? अपनी फ़ोटोज़ सेव करके रखते हैं माजी की, ठीक है, अपने जो है वो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो कैसे काम करती हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या हैं, और 2 मेन स्टोरेज डिवाइसेस बताओ। तो दिमाग में आ गया होगा हार्ड डिस्क और USB ड्राइव, सही है, वो ठीक है, वो लिख देना। अब देखो ये तो कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से ही मौजूद है ना, तो अब इसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों के लिए। तो बस इतना है कि आपने समझ के पढ़ना है, जो बात उसमें बताई जा रही है, जो सिखाई जा रही है, वो सीखने की कोशिश करनी है। बेशक मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन भूल जाता हूँ कभी कभार चीज़ों को, तो दोबारा पढ़ लेता हूँ। लेकिन एक बार पढ़ चुका हूँ तो दोबारा पढ़ पाता हूँ ना। अगर एक बार नहीं पढ़ा होता शुरू में तो दोबारा नहीं पढ़ पाता। तो पहले तो आप कम से कम एक बार अच्छी तरह पढ़ लिया करें चीज़ों को। स्टोरेज डिवाइस इज़ अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन आ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म एंड लेज़र टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसका जवाब था। स्टोरेज डिवाइस क्यों इस्तेमाल करते हो आप? ताकि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सको। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं स्टोरेज करने के लिए? लेज़र की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, और आपके पास मैग्नेटिज्म की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अब आ गया आपके पास एक मुश्किल सा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको कराना होगा, ठीक है। वैसे मैं ये न्यूमेरिकल आपको करा भी चुका हूँ, लेकिन ये न्यूमेरिकल कुछ तो बुक से आए हैं, लेकिन कुछ आउट है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो आप पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कहीं भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है सवाल अलग आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन है आपका कौन सा? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल एज इट इज़ बुक से आया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि इसे आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। वो प्रॉब्लम ये है कि बुक में कॉन्सेप्ट बताया गया है, बुक में इसे न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व नहीं किया गया है। बुक में आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उन्होंने n की वैल्यू दे दी है आपको गिवन, यानी गिवन दे दिए थे मुराद, उन्होंने खुद ही लिख दिए, उन्होंने नहीं बताया कि n की वैल्यू किस तरह से आई सही तरीके से।
तो न्यूमेरिकल टाइप से करेंगे तो ही ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर ये करते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ वैल्यूज़ क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये देखें। कहा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके फॉर 36 ग्राम ऑफ RA। आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है RA, ठीक है, जिसका आपके पास एटॉमिक मास है 226, ठीक है, रेडियम होगा ये। अच्छा, अब इसका मास कितना दिया हुआ है आपको, ये तो एटॉमिक मास हो गया, लेकिन इसका मास आपको दिया हुआ है N, जो कि है 36, ठीक है। N आपको दिया हुआ है 36.0 ग्राम, ठीक है, ये आपको इसका एटॉमिक मास दे दिया। अब यहाँ पर ये N क्या है, देखो यहाँ पर N जो है ये है यहाँ पर है डीके मास, ये NO है, बल्कि N नहीं है, ये NO है, ये NO है आपके पास ओरिजिनल मास। वो मास जो डीके होने से पहले था, वो मास जो डीके होने से पहले था। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, डीके हो जाते हैं, यानी टूटते हैं, कम हो जाते हैं। तो ओरिजिनल मास इसका ये था। अब वो डीके हो गया, कुछ टाइम बाद, कुछ हज़ार सालों बाद डीके हो गया, तो 4.5 ग्राम बचा। अब इसको लिखोगे आप N क्या है, डीके मास, डीके मास यानी वो जो कि कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको हाफ लाइफ कितनी दी हुई है इसकी, 1600 ईयर्स। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको, ठीक है, और अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू लीव 4.5 ग्राम, यानी 36 ग्राम से 4.5 ग्राम हो गया। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स इज, हाफ लाइफ आइसोटोप्स कितनी थी इसकी, 1600 साल। 1600 साल में ये क्या होगा, अगर आपने RA226 लिया है 50 ग्राम, ठीक है, RA226 50 ग्राम लिया है, तो 1600 साल बाद, 1600 साल बाद, ईयर बाद, ये कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। और ये इसकी क्या कहलाएगी, हाफ लाइफ। ये इसकी क्या कहलाएगी, हाफ लाइफ, LIFE, हाफ लाइफ। और ये हाफ लाइफ के साथ साथ फर्स्ट हाफ लाइफ भी कहलाएगी। फर्स्ट हाफ लाइफ क्यों, क्योंकि पहली बार ये 50 ग्राम से 25 ग्राम बना है। अच्छा, अगर ये दूसरी बार फिर आधा हो जाता है तो फिर इसको दोबारा 1600 साल चाहिए होंगे, ठीक है। और ये कहलाएगी आपके पास सेकंड हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, ठीक है। और सेकंड हाफ लाइफ में 25 ग्राम से कितना हो जाएगा, 12.5 ग्राम, ठीक है, 25 ग्राम से 12.5 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने आपसे ये पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम उसे लगेगा कि वो 36 ग्राम से 4.6 ग्राम हो जाए। यानी बेसिकली आपने हाफ लाइफ बतानी है उसकी, यानी हाफ लाइफ के ज़रिए से बताना है टोटल कितने साल लगेंगे। ऐसे आप नहीं बता सकते हैं, ये आप तो बात को समझ सकते हैं सीधी तरह से कि ये फर्स्ट हाफ लाइफ में तो इतना नहीं होगा, और ना ही सेकंड हाफ लाइफ में, क्योंकि अगर 36 का हम आधा करें तो फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना होगा, ये 18। अच्छा, 18 का और आधा करें तो 6 हो जाएगा, यानी 3 हाफ लाइफ में तो ये 6 ग्राम बचेगा। लेकिन इसका हमारे पास सही आंसर ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है आपके पास N मल्टीप्लाई बाय NO, सॉरी N इक्वल टू NO मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर N। अच्छा, अब ये N क्या है, N आपने यहाँ कैलकुलेट करना है, या बुक में डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, लेकिन यहाँ आपने कैलकुलेट करना है। N जो है वो होता है आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ से क्या मुराद है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से ये मुराद है कि उसने कितनी हाफ लाइफें करी 50 से 12.5 ग्राम आने में। अब मैं आपसे पूछूँ कि 12.5 ग्राम, 50 ग्राम को 12.5 ग्राम बनने में कितनी हाफ लाइफ लगी, तो बेसिकली आप बता सकते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, यानी 2 हाफ लाइफ लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ भी आपने यही बताना है कि N कितना हुआ, ठीक है। फिर N की मदद से AN निकालेंगे हम। तो N यहाँ पर मौजूद है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। N क्या दिया हुआ है, 4.5 ग्राम। NO क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम, ठीक है। और 1/2 की पावर N तो एज इट इज़ रहेगा। 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1/2 की पावर N।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। अच्छा, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 डिवाइडेड बाय 36, तो 1/8 आंसर आ रहा है आपका, 1/8 आ रहा है आपके पास, ठीक है। लेकिन n तो आप अभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि n अभी भी उसके पास पावर में मौजूद है 2 की। तो अभी देखें हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर n ही रहेगा। और 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 ही रहेगा। अच्छा देखो, 2 की पावर n, अब आपको पता है कि अगर आपको n को नीचे उतारना है तो यहाँ भी बेस में 2 रखना होगा। तो आपने ये पढ़ रखा है 2 की पावर 3 आपके पास 8 के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर ये रूल लगेगा कि 8 की जगह 2 की पावर 3 कर दोगे और 2 की पावर 3 ले लोगे, दोबारा 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3। बेस सेम होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं, पढ़ रखा है आपने मैथ में, और पावरें नीचे उतरती हैं। तो n इक्वल टू 3 आया आपके पास। अब आपने एयर पता लगाने हैं, तो एयर पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, n को मल्टीप्लाई कर देते हो एयर्स के साथ, हाफ लाइफ के साथ, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है कि कितने टोटल साल लगेंगे इस 36 ग्राम RA को 4.5 ग्राम बनने में। तो n क्या है आपके पास 3 और 1600 साल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800। मैं फिर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1600 है, हाँ, तो 4800, तो 4800 ईयर्स लगेंगे आपको, ठीक है। 4800 ईयर्स लगेंगे आपको 36 ग्राम Na को 36 ग्राम RA को 4.5 RA बनाने में। तो इतने साल आपको लगेंगे, जब जाके ये इतना बचेगा। तो ये इसका न्यूमेरिकल था, इसको लिख लेना। ये बुक में नहीं था आपके पास, बुक में होता तो मैं इसकी स्लाइड चला देता, मतलब बुक में है लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसकी स्लाइड नहीं चलाई, ठीक है। अब आगे भी न्यूमेरिकल्स ही हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल है अभी, तो न्यूमेरिकल ही करेंगे। कमेंट में लिखना ये समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर याद रखना, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप में मैं इसका PDF भेज दूँगा सॉल्व का, ठीक है, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ग्रुप की फ़ीस है 1500 रुपये सालाना, ठीक है। अगर ग्रुप में ऐड नहीं होना, नोट्स चाहिए, तो नोट्स की फ़ीस 500 है तमाम सब्जेक्ट की। गैस पेपर की फ़ीस है आपके पास 200, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप में ऐड होते हैं तो गैस पेपर, मॉडल पेपर, उसका सॉल्व और बुक्स, नोट्स, तमाम चीज़ें ग्रुप में फ्री मिलेंगी, और लेक्चर्स, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, तमाम चीज़ें ग्रुप में मिलेंगी। नोट्स जो हैं उसमें तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, तमाम क्वेश्चन आंसर सॉल्व हैं, तमाम एक्सरसाइज सॉल्व हैं। तो कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पर, और इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उस पर इजी पैसा करके हमें बता दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे अगर आप ग्रुप की फ़ीस पे करेंगे, या अगर आप सिर्फ नोट्स की फ़ीस पे करेंगे तो हम नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा वीडियो के। अच्छा, अब आ जाओ, करते हैं अपना 8वां न्यूमेरिकल। तो हो गया है 9वां क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। डिफ़ाइन एटॉमिक मास, ये थोड़ा सा ना वैसे करने वाला है, पहले इसका थोड़ा सा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एटॉमिक मास डिफ़ाइन करना है, तो यहाँ मैंने एटॉमिक मास जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है आपके पास, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना एक लिथियम दिया हुआ है Li, उसका जो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए वो दिए हुए 3, और एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है 7। अब इसमें से आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं ताकि ना हमारे पास, तो n आपने फाइंड करना है, a आपको 7 दे दिया है, z आपको 3 दे दिया है, ठीक है। तो लिथियम है आपके पास बेसिकली Li, अच्छा 7 3। तो फार्मूला क्या होता है, आपको पता है फार्मूला क्या है, A इक्वल टू Z प्लस n। n पता करना है तो z को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये n आ गया। तो A कितना है 7, Z कितना है 3, तो n कितना आ रहा है 4। तो ये जो लिथियम है इसका आपके पास एटॉमिक नंबर है आपके पास 7, इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है आपके पास 3, इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है आपके पास 4। तो यही चीज़ इधर मैंने लिख भी दी है सवाल में, उसको वैसे भी लिख लेना, और कैलकुलेशन भी शो कर दी है, ठीक है।
अब न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल हैं ज़िंदगी में, अब न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं। 9वां करा है, 10वां करते हैं। ठीक है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस हुज करंट इज। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान। रेजिस्टेंस आपको दी हुई है इन्होंने 50K। अच्छा, याद रखना 50K अगर डायरेक्ट पुट कर दिया तो गलत होगा। वोल्टेज कितना ड्रॉप्ड हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये बताना है। और करंट आपको दे दिया है यहाँ पर इन्होंने 300। अब यहाँ पर अगर आपने 9 के अंदर प्रीफिक्स पढ़े होंगे ना, तो ही आपको ये सवाल करने में आसानी रहेगी, वरना ये सवाल बड़ा ही मुश्किल सवाल है। ठीक है, अगर नहीं कर रखे हैं। अब 50K यानी इससे क्या मुराद है कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 R के साथ। तो कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास आ रहा है 50,000। 50,000,40 है। ठीक है, अच्छा अब ये म्यू क्या है आपके पास, आप पढ़ चुके हो। म्यू आपके पास बराबर होता है 10 की पावर -6 के। तो 300 10 की पावर -6 एम्पियर। याद रखना आपको यूनिट क्या रखने हैं, ओम और एम्पियर, उसके साथ कोई भी प्रीफिक्स नहीं रखना सॉल्व करते वक्त। ठीक है, क्योंकि आप अगर किलो के प्रीफिक्स को म्यू के प्रीफिक्स के साथ सॉल्व कर दोगे तो जो आंसर आएगा ना वोल्टेज का, वो किलो म्यू में आ जाएगा, किलो म्यू वोल्ट में आ जाएगा। तो इसीलिए पहले प्रीफिक्स ख़त्म करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो, अब कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला क्या है, V = IR। वोल्टेज का फॉर्मूला यही पढ़ा था ना ओम्स लॉ में। I क्या है आपके पास 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और 50,000 सॉरी। ठीक है, अच्छा तो आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए, आप मुझे ये बोलेंगे कि सर ये वाली जो साइंटिफिक नोटेशन है ये तो सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सॉल्व होगी, तो बिल्कुल वैसे ही है लेकिन क्या कर सकते हैं आप। 15 आंसर आ रहा है इसका, 15 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, VOLT वोल्ट लिख लो, वोल्ट्स होगा। ठीक है, 15 वोल्ट्स। समझ में आ गया न्यूमेरिकल का जवाब, कोई मुश्किल तो नहीं हुई समझने में, आई होप नहीं हुई होगी, और वही होगी तो आप पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। ये चल रहा है, हाँ चल रहा है, क्योंकि उसकी ना इंक खत्म हो गई है। अच्छा तो ये आ गया, यूनिट ज़रूर लिखना, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, वैसे ही एक नंबर कटेगा। क्योंकि देखो फिर आपने लिखा ना 15, तो उससे मुझे ये नहीं पहचान सकता कि 15 वोल्ट लिखा है या 15 आपने क्या लिखा है, तो यूनिट ही से पहचानने में आएगी क्वांटिटी 11। ठीक है, हाँ गिवन डेटा लिखते हैं। अच्छा इधर देखो, गिवन डेटा नहीं लिखा मैंने, लिख लो इधर भी डेटा, और ये टू फाइंड यानी आप क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो गिवन डेटा और टू फाइंड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। फोर्स कैलकुलेट करनी है आपने जो कि एक चार्ज पर लग रही है। अच्छा, उस चार्ज की जो क्वांटिटी दी हुई है आपको, वो दी हुई है इन्होंने क्यू करके, इधर स्मॉल क्यू लिखना, कैपिटल नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ एक चार्ज की बात हो रही है, कैपिटल क्यू होल चार्ज होते हैं, कलेक्टिव चार्ज होता है। तो 3 म्यू, देखो फिर म्यू आ गया। अब अभी बताएं कि म्यू क्या होता है आपके पास, 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी यहाँ पर आपको गिवन है 5 है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर कूलम, तो फिर यूनिट भी न्यूटन पर कूलम बनेगा ना, फोर्स पर चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, और यूनिट क्या है, वो फॉर्मूला क्या होता है F/Q। अब पता क्या करना है, फोर्स, तो Q को E के साथ मल्टीप्लाई करा दो। इतने आसान न्यूमेरिकल दिए इन्होंने इसमें, आई होप आप लोग अच्छी तरह करेंगे पेपर में। अच्छा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर की मदद से, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो आंसर कुछ आएगा आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 न्यूटन।
1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 न्यूटन, ये फोर्स है आपके पास, ठीक है, ये फोर्स है आपके पास। तो ये आपके आ गए 3 न्यूमेरिकल्स के, तो आंसर यहीं पर आपको मिल गए। अब बकिया न्यूमेरिकल के आंसर भी करते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमने सारा सॉल्व करना है आज। हो गया, कर लिया होगा इंशाल्लाह आपने, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये रिमूव हो गया, ये लो, इसको भी रिमूव कर देते हैं। चलिए भाई, ये भी रिमूव हो गया। तो अभी जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस आउट हैं। लॉन्ग के जो 3 क्वेश्चंस हैं ना वो शायद आपसे नहीं हो रहे होंगे लास्ट के, क्योंकि वो आउट ऑफ द बुक आए हुए हैं थोड़े से। टॉपिक तो वो आपको पढ़ाए गए हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको कराई नहीं गई हैं, इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी न्यूमेरिकल है, वो भी अब आपको न्यूमेरिकल इधर ही मिल जाएंगे। अगर आप तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस स्टार्ट के अटैम्प्ट कर लेते हो ना, तो भी आपको 1-2 न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, फिर आप बगैर न्यूमेरिकल के भी पेपर पूरा कर सकते हो। लेकिन ऐसा करके मत जाना न्यूमेरिकल करना। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी क्या है गिवन डेटा ना ढूंढने और टू फाइंड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, वो क्या है आपको याद रखना। ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये इन्होंने वेव लेंथ दी हुई है, यूनिट से बात समझ में आ रही होगी। हाँ, इन्होंने एक प्रीफिक्स उसके साथ लगा दिया है, वो ये है n। अब n याद रखना किसके बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 के। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये प्रीफिक्स है नैनो, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में पता करनी है, तो मीटर में आपको लिखना पड़ेगा वेवलेंथ को। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पर 8, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि ये 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आएगी वेलोसिटी? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ही रहती है, ठीक है। साउंड वेव नहीं कहा है, अल्ट्रासाउंड का है, यहाँ पे कहा है ना व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो ये आपको अगर कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है, तो फिर आपने ये वेलोसिटी लिख लोगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो पता क्या करना है, f पता करना है ना, तो v के साथ लेमडा डिवाइड हो जाएगा। अब बस वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी आपकी। क्या वैल्यू है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और वेवलेंथ क्या है 193 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। तो फ्रीक्वेंसी में नीचे ही करके लिख दूंगा छोटी सी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 193 एक्सपोनेंट -9। द आंसर इज बिल्कुल सही है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 हर्ट्स, ठीक है। ये हर्ट्स हो गया, एच लिख दिया, हर्ट्स, HZ हर्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल क्या किया मैंने, बस v को डिवाइड कर दिया लैम्डा से, तो f आ गया, और ये फॉर्मूला हमने वेलोसिटी में पढ़ा था, ठीक है। आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, आखिरी न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपके पास वो मिरर वाला है, जो हमने मिरर वाले न्यूमेरिकल किए थे ना, वो है। ये न्यूमेरिकल भी मैंने दिए थे आप लोगों को गैस पेपर में, तो गैस पेपर अगर आपके पास हैं तो अच्छी तैयारी हो जाएगी ऑलरेडी। बेसिकली 12 क्वेश्चंस करे हैं हमने, जिसमें से हमारे पास जो 2 क्वेश्चंस थे, मतलब एक क्वेश्चन हम नहीं कर सके क्योंकि वो MCQ का था, वो गिवन नहीं था। गिवन डेटा हर जगह पे सेम काम, पैटर्न होगा ना एक, तो टीचर को चेक करते हुए भी आसानी हो जाएगी। वो बोलेगा कि बच्चे ने पैटर्न से काम किया, यानी पढ़ के काम किया। एन इमेज ऑफ अ स्पेसमैन अपेयर टू बी, इमेज है, इमेज को डिफाइन करते हो Q से, ठीक है, सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आंसर सेंटीमीटर्स में दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं। बिहाइंड अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ आपको दे दी है। अच्छा, ये मिरर है
तो फोकल लेंथ नेगेटिव में नहीं रखेंगे। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आप नेगेटिव में रखते हो, लेकिन कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में नहीं रखी जाती। पता करने को कहा गया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, लेंस से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, ये बता दो। फाइंड द स्पेसमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी मिरर से कितना दूर है, मैं लेंस कह रहा हूँ, मिरर है बेसिकली ये। अच्छा, फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। देखो यहाँ प्लस आना था बेशक, लेकिन ये चीज़ माइनस में है, इसीलिए मैंने वहाँ माइनस लिख दिया था। तो ये फॉर्मूला याद रखना, लेंस फार्मूला है बेसिकली ये आपके पास, तो ये लेंस फार्मूला याद रखना। तो ये क्या आ गया, 1/f, p आपको पता करना है, f की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दी हुई है 13.5, ठीक है। p आपको पता करना है, 1/p नहीं पता करना, p पता करना है। अगर 1/p छोड़ दिया तो नंबर कम आएंगे। अच्छा, यहाँ पर है माइनस, प्लस ही लिख देता हूँ मैं, पहले माइनस नहीं करता हूँ, q। अच्छा, वैल्यू क्या है 1.5, माइनस यहाँ है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। देखो जब भी इधर माइनस हो ना चीज़ के साथ, वो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो साइन के साथ, ठीक है। तो ये -1 ये आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ के ऐड हो जाएगा। तो 1/135, ये बुक से एज इट इज़ आया, ये न्यूमेरिकल बुक का है, चैप्टर नंबर 12 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना। नोट्स में भी मैंने ये सॉल्व कर दिया था, करवा दिया था मैंने, नोट्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 13.5, उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 11.5, तो आपके पास आ रहा है 100, डिनोमिनेटर में ही लिखना, खास वजह इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ये आ रहा है। अब आपको 1/p पता नहीं करना है, आपको 1/, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट पड़ रही है, यहाँ करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 100/621 इक्वल टू 1/p। अच्छा, अब आपको 100/621 नहीं पता करना, मतलब 1/p पता नहीं करना, आपको सिर्फ p पता करना है। p को डिनोमिनेटर में रख के फाइंड नहीं करना, p को न्यूमरेटर में रख के फाइंड करना। तो रेसिप्रोकल कर दो, p 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अब तो यहाँ लिख सकते हैं, p 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। और q मतलब ये जो है वो 621 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 621 1 से मल्टीप्लाई होकर 621 ही रहेगा। अच्छा, अब 100 को डिवाइड करा दो ले जाकर, 621 डिवाइडेड बाय 100, तो अब आपके पास आ गया p। तो 621 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर इज 6.21, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटीमीटर में आएगा, उसकी वजह ये है कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। चेक करें सही हुआ है या गलत हुआ है, चलो चेक करते हैं। जो पेज नंबर बता रहा हूँ उस पर चेक करो जाकर, पेज नंबर है आपका 85 बुक का, तो बिल्कुल सही आया है 6.21 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गए, शॉर्ट सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका कोई पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा, पार्ट 1 ही अभी ही आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस की स्लाइड चला दूंगा। टोटल आपको 6 हैं क्वेश्चंस गिवन, करने 4 हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें आपने करने हैं। मिटाने की ज़रूरत तो नहीं थी मेरे ख्याल से, बल्कि मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, वो वैसे भी छुप ही जाएगा। इसको लिख रहने देते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा तो इसको आप लिख लेना। आ जाओ, अब करते हैं अपने क्वेश्चंस लॉन्ग के। लॉन्ग का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, बेसिकली क्वेश्चन तो वो 14 है, लेकिन लॉन्ग का सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं 14 ही से लिखूँगा। 4 करने हैं, मैंने बता दिया था, 6 इन्होंने गिवन करे हैं, 6 के 6 ही करा देता हूँ। व्हाट इज़ कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, ऑल्सो डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग विथ डायग्राम। कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप पढ़ी थी, वो यहाँ पर आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर देखें क्या है आपके पास, मैं निकाल लेता हूँ इसका आंसर। अच्छा, ये आ गया आपके पास कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप CROB जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, इज जनरली रिफर्स टू एस ऑक्सिलोस्कोप और स्कोप्स। देखो भाई, बेसिकली ये आपके पास एक स्क्रीन टाइप चीज़ होती है, ये एक डिस्प्ले होती है जिस पर आप जो है वो इलेक्ट्रॉन आके लग रहे होते हैं और एक
आपके पास तस्वीर बनती है जिससे आप चीज़ को देख सकते हो। तो ये इसका पूरा सवाल है। अब आपने एक काम क्या करना है कि मैंने ये पूरा समझाया है, आपने लिखना है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप और ME इंग्लिश सेंटर, बस ये काम कर लो। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। ये डायग्राम बनाना, ठीक है, अगर ये डायग्राम नहीं बनाई तो नंबर वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपको डायग्राम बनाने का कह दिया है। याद रखना, बोर्ड के पेपर में डायग्राम कंपलसरी नहीं होती जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए बनाने को। तो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में बनाने को कह दिया है, तो इसलिए अब कंपलसरी हो गई है, ठीक है। तो इस डायग्राम को बना लेना ताकि अच्छा सा आपका काम हो जाए। आई होप बना लोगे डायग्राम। बाकी इसकी वर्किंग बतानी है, वर्किंग दूसरे पेज पर भी 4 रही है जो कि दोनों चल रहे होंगे साथ, उसको लिखना, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब अगला क्वेश्चन आपने करना है व्हाट आर अल्ट्रासाउंड। पहले सिर्फ अल्ट्रासाउंड को छोटा सा एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन हॉस्पिटल्स। और एप्लीकेशन बतानी है, यानी इस्तेमाल बताने हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में कहाँ अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अल्ट्रासाउंड कराया है हमने, यानी बेसिकली जिस्म के अंदर के हिस्सों को, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए ये इस्तेमाल होती है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड देख लो क्या लिखा हुआ है। द साउंड विथ फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिएबल इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। यानी वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो कि इंसान नहीं सुन सकता, तो वो साउंड आपको कहलाता है अल्ट्रासाउंड। अब हॉस्पिटल में 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है ये, एक जो है वो एक इस्तेमाल हो रहा है इकोकार्डियोग्राफी में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और एक इस्तेमाल हो रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी में। अब इन दोनों को भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लिखना अल्ट्रासाउंड ME इंग्लिश सेंटर, ये पूरी वीडियो मिल जाएगी, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कराया है, ठीक है। और ये जो वाला है ना अल्ट्रासोनोग्राफी, ये आप खुद पढ़ लेना, ये थोड़ा सा प्राइवेट है, ठीक है। अच्छा, इकोकार्डियोग्राफी तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपके जो जिस्म के अंदर के अज़ा हैं उनको देखने के लिए, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। देखो डायग्राम कह दिए, अब रे डायग्राम इन्होंने जब कह दिए तो वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। 15 मैंने यहाँ लिखा नहीं था, लेकिन 16वें से आ रहा डायरेक्ट, ठीक है। तो रे डायग्राम कह दिए तो वो बनानी पड़ेगी। अब रे डायग्राम कौन सी होती है, जो कि आपको बराबर में बनी हुई नज़र आ रही है 13.20, ठीक है, ये मुकम्मल ही है बेसिकली, ठीक है। कि लेंस, मेरे पास भी प्रोजेक्टर है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये आपने करना है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, प्रोजेक्टर में क्या लेंस होती है, कॉन्वेक्स, एज अ प्रोजेक्टर लेंस, प्रोजेक्शन लेंस एंड पेयर ऑफ कंडेंसर लेंसेज टू प्रोड्यूस अ लार्ज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन। बेसिकली ये बड़ा करके दिखाता है चीज़ों को, मतलब अगर एक इतनी सी चीज़ है वो उसको इतना बड़ा करके दिखाएगा और स्क्रीन पे दिखाएगा, मतलब सामने से स्क्रीन को शो करेगा। और इसमें एक से ज़्यादा लेंसेज होती है, एक तो कन्वेक्स और उसके अलावा भी इसके अंदर लेंसेज मौजूद होती हैं और मिरर भी होता है इसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग सवाल इसमें लग दिया है मैंने, इसको देख लेना। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव रे। अब ये आपको नहीं कराया गया है, मैं मानता हूँ ये आपको नहीं कराया गया है, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं कराई है। खुद भी नहीं करा से मुराद ये कि बुक में था नहीं ये, लेकिन फिर भी मैंने इसका सोल्यूशन आपके लिए निकाला है, मैं वो करा देता हूँ आपको, ठीक है। बड़ा है इसका जवाब, थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको भी लिखना रदरफोर्ड ME इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ये गोल्ड फॉइल भी कहलाता है। इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स को सेपरेट किया गया था, ठीक है। रदरफोर्ड बोम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉइल विथ अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव पोलोनियम। तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का बेसिकली इस्तेमाल किया था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको देख लेना, इसका नेक्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं, यानी जब उन्होंने ये काम किया तो फिर क्या हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन, कंक्लूजन, यानी रिजल्ट क्या मिला। रिजल्ट यही मिला कि अल्फ़ा पार्टिकल्स कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल्स कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और गामा रे कोई चार्ज कैरी नहीं कर रही है आपके पास, ठीक है। तो ये आप लोग इसका जो है वो लिख लेना, ठीक है। तो इसका जवाब स्क्रीन पर आ जाएगा, आप लिख लेना। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, 17 हो गया हमारा, 18 करते हैं।
बेसिकली यहाँ डिस्क्राइब द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेस, कि किस तरह से उन्होंने रेडियो एक्टिव रे को सेपरेट किया था ये बताना है। इनका एक और भी एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने बॉम्बार्ड किया था, मतलब एटॉमिक मॉडल बताया था एटम का, वो वाला नहीं करना है, जिसमें इन्होंने सेपरेशन सिखाई थी वो करना है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद डायग्राम। ये जो डायग्राम बनी हुई है ना 16.10 से ऊपर वाली, ये आपने करना है, ठीक है, इसे आपने बनाना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि डायग्राम जहाँ भी कहें वो बनानी होगी आपने, नेसेसरी हो जाएगी। अच्छा, ये आप लिखना टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एमई इंग्लिश सेंटर, ये वीडियो मिल जाएगी, मैंने इसमें समझा दिया है। इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके 2 पेजेस पे जवाब हैं इसका, और ये जो इसका फार्मूला है ना BIN cos अल्फ़ा, ये याद रखना, ये भी लिखना होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 2 मैग्नेट्स के दरमियान एक कॉइल होती है और वो रोटेट करती है, ठीक है, उसमें करंट होता है कॉइल में। ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका मोटर, AC मोटर काम करती है आपके पास, ठीक है। इसको लिख लेना पूरा, और इसको समझने के लिए जो मैंने बताया है उस पर सर्च कर लेना। आखिर में पूछते हैं व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक पावर, ड्राइव एंड एक्सप्लेन पावर डेसिपेशन इन अ रजिस्टर। अब ये जो डेरिवेशन है ना आपके पास, ये नहीं है V²/R, ये डेरिवेशन भी मैंने इसमें दे दिया आपको, ठीक है। तो चलो इसको देख लो। पावर डेसिपेशन ये होता है कि कितना पावर लॉस हो रहा है, ये होती है बेसिकली, और कुछ नहीं होती। तो ये आ गया आपके पास पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख लेना। व्हेन करंट फ्लो इन अ कंडक्टर देन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ नोन एज पावर डेसिपेशन इन कंडक्टर। पावर डेसिपेशन में होता है क्या, देखो जब करंट गुजरता है ना किसी कंडक्टर में से, तो वो कंडक्टर गर्म होने लगता है, ये गिर जाता। जब करंट गुजरता है ना किसी कंडक्टर में से, वो गर्म होने लगता है कंडक्टर। तो कंडक्टर जब गर्म होता है तो पावर लॉस होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एटम्स होते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं करंट में। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज है ना, चार्ज मूव कर रहा होता है करंट में टाइम के रिस्पेक्ट से। तो जब वो चार्ज इन एटम से टकराते हैं तो एनर्जी पैदा करते हैं, और वो हीट एनर्जी होती है, तो जिसकी वजह से ये पावर डेसिपेशन होती है। इसका डेरिवेशन लिखी भी है, पूरी एज इट इज़ लिख लेना, याद कर लेना, एक एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन है। ये डेरिवेशन हो ही बेसिकली पावर के फॉर्मूले से है, ठीक है। P=W/T, मैंने कराया भी था, ये याद है मुझे। P=W/T, ये पावर का फॉर्मूला है ना। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला करंट के लिए क्या होता है, वोल्टेज के लिए क्या होता है, कितना वर्क हो रहा है कितने चार्ज पे, ये वोल्टेज के लिए होता है ना, चार्ज पे। अच्छा, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब W की जगह पुट कर दो, क्या आ गया आपके पास, VQT। ये क्या, ये किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है, तो VI, ठीक है। अब ओम्स लॉ पुट करना है यहाँ पे, V=IR, ये आ जाएगा आपके पास। वैसे हुआ हुआ पूरा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन नहीं करे हैं ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसके सॉल्व देने थे बहुत टाइम लग जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं टॉपिक में पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने 1.5 घंटा 1 घंटा लगा कर ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे। तो अभी भी वो वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर, बस आप लिख के सर्च करोगे पावर डेसिपेशन एमई इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिलेगी, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन है, वो देख लेना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसके आंसर्स देने थे आपको, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर दिया इसे। कुछ नहीं समझ में आया पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।